नमस्कार, स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कौन सी बुक चल रही है? इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, या हिंदी में इसी किताब का नाम है आज़ादी के बाद भारत, ठीक है। ऐसे कुछ नाम है पुस्तक का। चलिए एक बार नाम ही देख लेते हैं हम लोग को। पुस्तक का नाम क्या है? स्वतंत्र भारत में राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए हम लोग अब सीधे चैप्टर पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आगे जो चैप्टर ये दिया गया है इसमें किन किन प्रश्नों के उत्तर में मिलेंगे, ठीक है। और एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। इमेज आपके पेपर में इमेज से रिलेटेड फ़ोटोज़ आ सकती हैं, तो ये फ़ोटो ठीक से पहचान लीजिए। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय देश के ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और ये तस्वीर यहाँ देख लीजिए। यह तस्वीर कब की है? 1960 की है। में कब खींची गई थी? अक्टूबर 1960, न्यूयॉर्क में। कब? गुट निरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी की है, ठीक है। गुट निरपेक्ष देश यानी नैम, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट की जिसकी हम बात करते हैं अक्सर। नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है। तो यह तस्वीर कहाँ की, कब की है? अक्टूबर 1960 की। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क की है। और किस दौरान खींची गई थी? गुट निरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी के दौरान की, ठीक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू घाना के, एनक्रूमा मिस्र के, नासिर इंडोनेशिया के, सुकर्णो और यूगोस्लाविया के टीटो के साथ नज़र आ रहे हैं। तो ये सब देख लीजिएगा। इन नेताओं के नाम बताएंगे 1 2 3 4 5, ठीक। इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछेगा। जब हम लोग CUET की तैयारी करेंगे तो उसमें पूछ सकता है कि इनका नाम क्या है या इनका नाम क्या है, ये किस देश से संबंधित है। फिलहाल अभी नहीं पूछेगा, अभी बहुत ज़्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा ये जो तस्वीर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पहली क्या है? ये न्यूयॉर्क में खींची गई थी और गुट निरपेक्ष देशों की संगोष्ठी के दौरान की है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। चैप्टर का हम लोग इसको पढ़ने वाले थे इस अध्याय में, ठीक है। अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली। जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर टू थर्ड चैप्टर में जो भी पढ़ते हैं वो देश के भारत देश के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में या उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन अब जो चर्चा की जाएगी, जैसा कि हमें चैप्टर के नाम से ही पता चल गया है, भारत के विदेशी संबंध, ठीक है। यानी भारत का पड़ोसी देशों से विश्व के अन्य राष्ट्रों से कैसा संबंध है और ये संबंध किस तरह से बने, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया, ठीक है। गुट निरपेक्षता की नीति हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट बुक थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, पहले ही चैप्टर में है, ठीक है। नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। चुनौतियों के मामले में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। यानी आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से भारत को आज़ादी के तुरंत बाद अपने पड़ोसी देशों से युद्ध से निपटना पड़ा। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमारे साथ जब कुछ भी बुरी चीज़ होती है या अच्छी चीज़ होती है उससे हम कोई ना कोई सबक ज़रूर लेते हैं। तो भारत ने भी कुछ सबक लिए हैं, ठीक है। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, ठीक है। हम लोग जानते हैं भारत 1947 में आज़ाद हुआ और लगभग 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, ठीक है। 39 से 44 या 45 से जब भी चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध का वही अंत हुआ होता है
और भारत आपका आज़ाद होता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, यानी भारत जब आज़ाद होता है उसके बाद शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है। ठीक है, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई है, ये भी हम लोग देखेंगे। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत के विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। ठीक है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं एक बार। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1-2 में पढ़ लिया। ठीक है, दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी, यानी अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुआ था और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। ठीक है, जाहिर सी बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लगभग सभी देश तबाही की कगार पर आ चुके थे। ठीक है, जान माल की बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था जिसकी भरपाई की जा रही थी। ठीक, एक अंतर्राष्ट्रीय और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। ठीक, और निवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर देश के नमूदार हो रहे थे। ठीक है, नमूदार हो रहे थे। तो इसमें क्या था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मतलब ऐसी संस्था बनाई जाए जो दुनिया को कंट्रोल कर सके या कम से कम विश्व युद्ध को दोबारा होने से रोक सके। हम लोग देखते हैं पहला विश्व युद्ध होता है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही दशकों बाद दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाता है। 1914 से 1918 तक आपका पहला विश्व युद्ध चलता है, 1918 में ख़त्म होता है। इधर 1939-40 से फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो लोगों को डर रहता है कि अब तृतीय विश्व युद्ध, चूँकि अब परमाणु हथियार लोगों ने बनाना शुरू कर दिए थे, तो इस कोशिश में कि अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसलिए अब सभी देश इस बात से सहमत थे कि कोई एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बने जो बिना किसी के पक्ष में जाते हुए निरपेक्ष रूप से सभी के हित का काम करे और युद्ध को रोकने का काम करे। ठीक है, उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद मतलब किसी देश में जाकर वहाँ के लोगों का शोषण करना, वहाँ के संसाधनों रिसोर्सेज का दोहन करना। ठीक है, जैसा हमारे यहाँ ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। ठीक है, फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे, यानी जैसे जैसे उपनिवेशवाद ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे नए देश जन्म ले रहे थे। जैसे भारत को अंग्रेज़ों ने छोड़ा तो उस समय 2 राष्ट्र बनकर तैयार हुए, एक क्या था, पाकिस्तान था, एक क्या था, भारत था। ठीक है, उसी तरह जैसे जैसे देश आज़ाद हो रहे थे वैसे वैसे नए नए देश बन रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। जाहिर बात है, जो देश आज़ाद हुए थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे लगभग। उनके पास न प्राकृतिक संसाधन उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन है भी तो उन्हें यूज़ करने के लिए उनके पास ना कोई तकनीकी थी और ना उद्योग धंधे थे, ना उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। ठीक है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो फलस्वरूप हो रहे थे, नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। ठीक है, किसके कारण, बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुआ और गरीबी मिटाने का काम सामने मुँह बाए करता है। यानी जिसमें भारत आज़ाद हुआ सबसे पहली थी तो बंटवारा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें कितनी काटमार हुई, कितने ज़्यादा दंगे हुए, और उसके बाद गरीबी अलग थी। ठीक है, गरीबी भी हमारे देश में चरम स्थिति पर थी। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच, ठीक है, ओवरऑल भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। ये सब होते हुए भी देश ने अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश की। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, संप्रभुता का मतलब समझ लीजिए, संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है
कि अगर मैंने कहा ये मेरा देश संप्रभु देश है, तो इसका मतलब अब हमारे देश के जो भी डिसीज़न होंगे वो हमारे देश के उच्चाधिकारी या राष्ट्राध्यक्षों द्वारा लिया जाएगा, वो बाहरी किसी देश के दबाव में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे देश के संप्रभु होने का मतलब है कि वो भी अपने सारे डिसीज़न खुद लेगा, उस पर हम दबाव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम दबाव बनाते हैं और उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो अपने आप को संप्रभु कहे, लेकिन वो संप्रभु होगा नहीं। ठीक है, गुलाम होना और खुद को गुलाम ना मानना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। ठीक है, भारत ने अपनी विदेश नीति में क्या रखा? अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा, यानी हम अपनी तरफ से किसी भी देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उनके इंटरनल मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है? शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। ठीक है, हम शांति कायम रखेंगे। ठीक, शांति कायम करके अपनी सुरक्षा, यानी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हम शांति कायम करने का प्रयास करेंगे। यानी जब तक मुझ पर कोई हमला नहीं करेगा, मैं अपनी तरफ से कभी हमला नहीं करूँगा, यानी पहला हमला कभी हमारा नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहाँ 3 युद्ध हुए, तीनों युद्ध में यही था कि हमने कभी अपनी तरफ से हमला नहीं किया, लेकिन जब उधर से हमला हुआ तो हम लोगों ने आत्मरक्षा के लिए हमला किया। ठीक है, इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सॉरी स्टेट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आगे हम लोग अभी देखेंगे, इसी में दिया हुआ है, आगे इसको एक बार देख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपका संवैधानिक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 तक। तो 51 में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि पहला क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का, यानी राष्ट्रों के बीच, यानी 2 राष्ट्रों के बीच संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि, यानी जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं, यानी जो भी संधियां बनती हैं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो भी होंगे उसमें विवाद में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया जाएगा और उन्हें मध्यस्थता करके कम से कम ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ DPSP में इसके कुछ प्रतिध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ठीक है, इको। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी, सॉरी इसका कलर चेंज कर लें पहले हम। ठीक है, देखते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझिए, जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक, यानी समाज, हमारे घर के बाहर जितने लोग हैं, हमारे पड़ोसी, हमारा सोसाइटी, ठीक है, हमारा शहर, और अंदरूनी कारक यानी हमारे अंदर, घर के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, उसके व्यवहार, उसकी वजह से बाहरी कारक निर्देशित करते हैं। उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। जाहिर सी बात है, विकासशील देश जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं, उनके पास हमेशा क्या होता है? ये एक मूल सिद्धांत है, एक तरह समझ लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते हुए बढ़े चढ़े देशों की अपेक्षा सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ठीक है, ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोसी में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे।
क्यों? क्योंकि हम अगर आपस में ही लड़ेंगे तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं वो पैसा अब मुझे किधर लगाना पड़ेगा? अपनी आर्म फोर्स में लगाना पड़ेगा, हथियार बनाने में लगाना पड़ेगा, हथियार खरीदने में लगाना पड़ेगा। जैसा हम लोग देखते हैं भारत में जब पहले हम लोग पहले हमारे यहाँ का क्या था, हम क्या किए थे कि भारत में जो हमारा सैन्य था, सेना खर्च था, उसको मैंने कम कर रखा था। लेकिन जिस समय पहला आक्रमण हुआ उसके बाद से हम लोगों ने अपने सैन्य खर्चे पर पैसे लगाना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया था कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमसे कभी भी हम पर हावी हो सकते हैं, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास हथियार होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ जो विकास कार्य में पैसा लगना चाहिए था वो किधर लग रहा था? हथियारों में लग रहा था। ठीक है, ये सारी चर्चाएं भी आगे हम लोग इसमें करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, जो कोल्ड वार के टाइम पे क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, लगभग सभी यूरोपीय देश जो पूरे विश्व में उपनिवेश बनाए रहते हैं अपना, वो खुद टूट चुके होते हैं और वो अपनी जान माल की भरपाई कर रहे होते हैं, खुद के मूल ढांचे को खड़ा कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें बाहरी देशों को छोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो बाहरी देश को छोड़ते जाते हैं सारे उपनिवेशवाद खत्म हो जाते हैं, जिसे अनउपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है, डीकोलोनाइज कहा जाता है, कोलोनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय हाँ, तो हम लोग किसकी बात ज़्यादातर हाँ, तो जितने भी देश उस समय आज़ाद हो रहे थे, उसी समय क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, दो देश निकल कर आते हैं। एक यूएसए होता है, दूसरा आपका यूएसएसआर होता है, जो विश्व के सबसे ताकतवर देश बनकर सामने आते हैं। अब जो भी देश नए नए आज़ाद हो रहे थे, अब उन्हें दूसरे देशों से सुरक्षा के लिए किसी एक पक्ष में जाना पड़ता था। तो या तो यूएसएसआर की साइड चले जाते थे या वो यूएसए की साइड चले जाते हैं, जिससे अगर वो यूएसए के साइड में चले गए तो बाकी देश अब उन पर हमला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष में यूएसए जैसा देश है। ठीक है, और यूएसएसआर की तरफ चले जाते तो भी वो सुरक्षित होते थे, क्योंकि अब उनकी तरफ यूएसएसआर जैसा बड़ा देश था। ठीक है, लेकिन भारत जब आज़ाद होता है तो ऐसी कंडीशन और कन्फ्यूज़न होता है भारत के पास कि हमें किस पक्ष में जाना है। सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है। उस समय एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है नॉन अलाइन मूवमेंट का, यानी हम किसी भी पक्ष में नहीं रहेंगे, हम मध्यस्थता की ओर चलेंगे, यानी मध्य मार्ग की ओर चलेंगे, मध्य मार्ग से होते हुए चलेंगे। ना हमें साम्यवादी देशों की तरफ जाना है, ना हमें पूंजीवादी देश की तरफ जाना है, ना हमें यूएसएसआर की तरफ जाना है, ना हमें यूएसए की तरफ जाना है। हमें दोनों से बराबर अच्छे संबंध बनाते हुए चलना है। ठीक है, इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। ठीक है, उनकी इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाई, क्योंकि इन देशों ने इन्हें अनुदान और कर्ज मिल रहा था। ठीक है, कई सारी कंट्री थी जो यूएसए की तरफ चली गई और यूएसएसआर की तरफ चली गई। जो यूएसए की तरफ जाता था, यूएसए उनसे क्या करता था, अपने हिसाब से उनकी इकोनॉमी और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करता था, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करता था। ठीक है, और इसके बदले में वो उन्हें पैसा देता था, कर्ज देता था। ठीक है, इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में जो बढ़ गए। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे, ये यहाँ पर कर्ज और उसकी बात आई थी, अनुदान और कर्ज की। हम लोग देखते हैं कि 1968 के आसपास हमारे यहाँ भू अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से हमें अमेरिका की शरण में जाना पड़ता है। तो उस समय अमेरिका हमें फ्री में अनाज नहीं देता है, वो भी अपनी कई शर्तें हमसे मनवाता है, उसके बाद वो अनाज देता है। जिसके बाद हमारे यहाँ हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट आता है कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास इतना अनाज हो कि हम खुद खाएं भी और बाहरी देशों को भी भेज सकें। जबकि जिस समय अमेरिका के पास हम लोग जाते हैं उस समय हमारे यहाँ खुद की पूर्ति करने के लिए अनाज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे नेताओं की
इच्छा शक्ति है, और मानना पड़ेगा उनको कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी इच्छा शक्ति के बल पर एक हरित क्रांति लाई और भारत को एक इतना अनाज पैदा करने के लिए सक्षम बनाया कि हम खुद भी खा सकते हैं और दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश खेमों में बढ़ गए। ठीक है, एक खेमा, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली किताब में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की थी, उसके पहले ही चैप्टर में इन सब पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम लोग फिर भी एक उसमें देख लेते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज होती जाएं। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थन देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। ठीक है, आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट की बात यहाँ आ गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। ठीक है, बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग याद रखिएगा, जब CUET की तैयारी कीजिएगा तो इन सब चीज़ों पर एक बार गौर जरूर फरमा लीजिएगा। ठीक है, ये वक्तव्य किसने कहा, कहाँ पर कहा, जैसे ये वक्तव्य है तो आ जाएगा आज़ादी किन किन चीज़ों से बनती है ... जिन मसलों में छूटे वहाँ तक आप आज़ाद नहीं रहते हैं, इतना आ जाएगा। और पूछा जाएगा ये किसका कथन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। यही आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का ये कथन कहाँ पर दिया गया था, तो संविधान सभा की एक बहस के दौरान दिया गया था। ये बहस कब हुई थी? मार्च 1949 में, मार्च 1949 में हुई थी। ठीक है, तो ये CUET के संदर्भ में, अगर CUET के उससे देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्या आप 1950 और 1960 के दशक, ठीक है, दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? नहीं शामिल था, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? हाँ, काफ़ी हद तक सफल रहा। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति, चलिए देखते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट की नीति क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। हम लोग देखते हैं 1947 के पहले तक दुनिया के कई सारे राष्ट्र जो होते हैं वो किसी न किसी यूरोपीय देश के गुलाम होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश होते हैं। 1940 के बाद से लगभग सभी देश, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगभग सभी देश आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। और जब तक कोई आज़ाद नहीं रहता, हर देश में कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट चल ही रहते। अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए हर देश में कोई ना कोई आंदोलन चल ही रहा था। तो हमारे देश में ऐसा आंदोलन चल रहा था, ये कोई नई बात नहीं थी। ठीक, इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलन पर हुआ। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा जो कॉलोनी बनी थी वो या तो एशिया में बनी थी या तो अफ्रीका में बनी थी। ठीक है, कि कई मुक्ति आंदोलन पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे थे। जैसे हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं, वहाँ पर आंदोलन करते हैं और वहाँ से फेमस होते हैं। ठीक है, नेताओं ने संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध साझी लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, यानी ये लोग एक दूसरे के, जैसे भाई महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में क्या काम था, लेकिन फिर भी वो वहाँ के लोगों की मदद के लिए वहाँ पर आंदोलन वगैरह करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, कब? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको INA कहा जाता है, का गठन किया था। क्वेश्चन ये आ सकता है MCQs में। ठीक है, ये आपका बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, CUET के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि INA का गठन कब किया,
तो आईएनए का गठन कब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया, किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा विश्व युद्ध के दौरान किस चीज़ का गठन किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। ठीक है, तो 3 तरह से पूछ सकता है। आगे देखते हैं, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वैसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारे नेता थे, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में ये वाला मेंशन है इसलिए आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, सीयूईटी साफ साफ कहता है कि मुझे एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछना है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। तो सीयूईटी में टॉप करना है तो जाहिर सी बात है आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, एक दिन में एक किताब पूरी ख़त्म कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, 100% और 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ पाएंगे ऐसे ही। ठीक है, किसी राष्ट्र की, चलिए देखते हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उनके अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक मिलती है। ठीक है, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी से पता चलता है उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकार की झलक कैसी है। ठीक है, वो अंदर से क्या सोचता है और बाहर से क्या सोचता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अपने देश में ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के पर्पज से कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मेरे यहाँ परमाणु बन जाता, परमाणु बम का परीक्षण हो जाता है, तीसरे दिन पता लगा हम अगले पर धावा बोल देते हैं। तो इससे मेरी मंशा पता चल जाती है। ठीक है, तो हमेशा जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन संबंध बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जाते हैं, उसमें आपकी सोच क्या है और आप कर क्या रहे हैं, कथनी और करनी दोनों की झलक दिख जाती है। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था उसका असर भारत की विदेश नीति पर पड़ा। ठीक है, भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, ये जाहिर सी बात है 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1945 के बाद लगभग विश्व युद्ध खत्म, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, शीत युद्ध की शुरुआत वहीं से हो जाती है। 1945 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और 1947 में भारत आज़ाद होता है। तो जाहिर सी बात है भारत की आज़ादी के समय शीत युद्ध शुरू हो चुका था। आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध के दौरान दुनिया में देश 2 खेमों में बढ़ गए थे, चर्चा हो ही रही बार बार। एक खेमे का अगुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा संयुक्त सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको कहते हैं। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। ये सीधे सीधे नहीं लड़ रहे थे, लेकिन किसी तीसरे देश को मोहरा बनाकर वहाँ पर अपनी सेनाओं को लड़ाते थे। ठीक है, इस दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में क्यों आता है? ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो पाए। ठीक है, परमाणु हथियारों का निर्माण आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। जाहिर सी बात है अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिया था। अब सभी देश सशंकित थे कि अब कभी भी कोई भी अगर अमेरिका को किसी भी देश पर कब्जा करना होगा तो सीधे एक बम छोड़ेगा और अपने पक्ष में ले लेगा। तो इसी डर से लगभग जितने भी देश थे वो सभी देश अपने यहाँ परमाणु हथियार बनाने के प्रयास में लग चुके थे। ठीक, चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। यही वो समय था जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और ये देखिए अनौपनिवेशीकरण यानी उपनिवेशीकरण को हटाना। ठीक है, की प्रक्रिया भी इसी दौर में प्रारंभ होती है। जाहिर सी बात है यूरोपीय देश खुद अपने झमेले में पड़े हुए थे, अपनी समस्याओं से नहीं उबर पा रहे, तो दूसरे के यहाँ क्या शासन करेंगे, तो खुद ही छोड़ जा रहे थे। ठीक है, भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। ठीक है, भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। जाहिर सी बात है जो हमारे आसपास हो रहा होगा, जिन चीज़ों से हम निपट रहे होंगे, उसी के हिसाब से हम अपने आप को ढालेंगे। ठीक है, वही ढालना अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन कहलाता है। हम मजबूत हैं तो हम पड़ोसी पर हमेशा हावी होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन हम बनाएंगे। हम कमज़ोर हैं तो हम सामने वाले से कभी भी हमला करने की स्थिति में नहीं होंगे।
तो हम क्या करेंगे, उससे हमेशा अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में भी यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं और उसके पीछे का कोई ना कोई इतिहास होता है। ठीक, आगे आते हैं हम लोग, नेहरू की भूमिका देख लेते हैं। चूँकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो जाहिर बात है उनकी भूमिका बहुत मायने रखती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने में। ठीक, चलिए देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हुए, उसके साथ साथ उन्होंने कौन सा पदभार संभाला? तो उसके बाद उनके पास कौन से विदेश मंत्री थे? आ जाएगा विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और जितने मंत्री होते हैं कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए वो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री रहे। कब तक रहे? 1964 तक रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री भी रहे वो। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964, ये देखिए बात यहाँ पर आ गई, तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। क्वेश्चन आ सकता है, नेहरू की विदेश नीति के 3 उद्देश्य कौन कौन से थे? ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तीनों में से तीनों दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा। चौथा ऑप्शन जो अलग होगा पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं है, या ये पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन कौन से, कूट में करके पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन इसमें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा CUET के दृष्टिकोण से भी, और आपके शॉर्ट आंसर के दृष्टिकोण से, आपके MCQ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, आपके वेरी शॉर्ट आंसर के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य। इसको बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये बॉक्स में धोखा दे रहा है। ये बन जा, नहीं बन रहा है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। लिखते हैं परफेक्शन, लगता है गुस्सा हो गया हमसे। बन जा, बन गया। ठीक है, नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। कौन कौन सा था? पहला था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। संप्रभुता का मतलब होता है मुझ पर कोई शासन न करे, मैं अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम रहूं, कैसा भी डिसीजन हो। ठीक है, संप्रभुता का सिंपल सा मतलब होता है। ठीक, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी भारत, हम लोग पढ़े थे पहले ही, इसी बुक में पढ़े थे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो कई सारे 556 रियासतें थी जो अलग होना चाहती थी, तो उनको भारत में मिलाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ठीक है, हम लोग देखते हैं जब भारत आज़ाद होता है, भारत के पास कुछ नहीं होता उस समय। ठीक है, आर्थिक रूप से टूटे हुए थे, दंगे चल ही रहे थे, भूखमरी छाई हुई थी। ठीक है, चारों तरफ से हम पूरी तरह से असमर्थ थे। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ताकि चूँकि हम लोग अब किसी गुट का हिस्सा भी नहीं है, तो हमें किसी से मदद मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। तो जो करना था अपने दम पर करना था, इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, CUET के पर्पज़ से, यूपी बोर्ड के पर्पज़ से, सॉरी CBSE बोर्ड के पर्पज़ से, और बोर्ड में MCQ में भी आ सकता है कूट करके, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, और वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ठीक है, नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। क्वेश्चन आ सकता है कि इन नीतियों को कैसे हासिल करना चाहते थे? नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी गुट का हिस्सा बन जाते, मान लीजिए मैंने USSR की गुट में चले गए, अब USSR चाहेगा हम सबसे पहले अपनी सारी विदेश नीति, अपने यहाँ का जो नेता है वो अपना नेता बैठाना चाहेगा, विदेश नीति अपने अनुसार संचालित करना चाहेगा, यानी हमारी संप्रभुता वहीं पर ख़त्म हो गई। तो पहला पॉइंट वहाँ पर हो ही नहीं पाता। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, तो बाहरी क्यों ही चाहेगा हमारी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे?
वो तोड़ना चाहेगा। जैसे अंग्रेज बाहर जाने से पहले भारत को तोड़ गए, संप्रभुता नहीं बनी रहेगी, संप्रभुता करें, अखंडता नहीं बनी रहेगी, तो बढ़िया हम शांति से जाएंगे। ठीक है, अंदर तनाव बना रहेगा तो मेरा प्रभुत्व बना रहेगा। दो वर्ग आपस में जब लड़ते रहते हैं तो तीसरे का वर्चस्व हमेशा कायम रहता है। ठीक है, इसीलिए अक्सर बड़ी लोग यही कोशिश करते हैं कि छोटे लोग क्या करें, आपस में लड़ते भिड़ते रहें और हम हमेशा उनके ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रख सकें। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब दो लोग लड़ रहे होंगे तो उनका विकास असंभव है। ठीक है, आर्थिक विकास तो बिल्कुल असंभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमेरिकी खेमे में ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ादी के बाद अमेरिका के पक्ष में कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, मत क्या था उनका, ये नहीं कि हमें उस खेमे में जाना, उनका मत ये था कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो हमारे यहाँ लोकतंत्र ज़्यादा अच्छे से कायम होगा। क्यों? क्योंकि साम्यवादी जो कॉन्सेप्ट था उस समय यूएसएसआर का, उसमें यह था कि एक ही पार्टी होगी, एक ही नेता होगा, वही नेता वो शासन करेगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर वो लोकतंत्र नहीं रह जाता है। ठीक है, वो एक तरह से कभी तानाशाही भी हो सकती है, वो राजशाही भी बाद में बन सकती है। ठीक है, जैसा आज के टाइम पे हम चाइना में देख रहे हैं, एक ही पार्टी है, वही लड़ रही, वही जीत रही, वो जो मन डिसीजन आ रहा है वो कर रही है, उसके लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है वो। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि हमें अमेरिका के पक्ष में रहना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी यही बताया उन्होंने। साम्यवाद की विरोधी, जाहिर सी बात है जैसे ही साम्यवाद की विरोधी आया तुरंत हमने यूएसए का पक्ष ले लिया। ठीक है, तो साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ठीक है, ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ सबसे पहला नाम, स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे और स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, तो तीन थे, पहले भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने एक रीज़न दिया कि वहाँ पर लोकतंत्र ज़्यादा अच्छे से कायम हो सकता है। ठीक है, और दो पार्टियाँ ऐसी थी जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ थी। ठीक है, साम्यवाद के खिलाफ थी, वो भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। ठीक है, चलिए दो खेमों से दूरी, नॉन अलाइन मूवमेंट को कैसे ये लोग धरातल पल रहा है। एक चीज़ होता है मैंने चीज़ों की कल्पना की, ठीक है, कल्पना की, अब वो कल्पना कैसे धरातल पर आएगी उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ करना पड़ता है, तो वही चीज़ अब देखते हैं कैसे हुआ। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीत युद्ध से उपजित तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों को अपनी सेना भेजी। ठीक है, और शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्या शामिल क्यों नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले बुक में, पहला ही चैप्टर था। ठीक है, पहले फर्स्ट बुक में नेटो क्या होता है, ये यूएसए का होता है सैन्य संगठन, और वार्सा क्या होता है, इसी के अगेंस्ट बनाया जाता है यूएसएसआर द्वारा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर से याद कर लीजिए। तो उसी की बात हो रही। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य संगठन, यानी अमेरिका की अगुवाई वाला ये हो गया, सोवियत संघ की अगुवाई वाला ये हो गया, वार्सा पैक्ट हो गया, की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों को अपने से दूर रखना चाहता था। समकालीन विश्व राजनीति की किताबें आप पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। भारत में गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। ठीक है, जाहिर सी बात है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन उस समय पर चलाना जिस समय पर दुनिया में सिर्फ दो ही ताकतवर देश हैं जो पूरी तरह से पूरी दुनिया को रेगुलेट कर रहे हैं।
ठीक है, अपने हिसाब से चला रहे हैं। उस समय भारत जैसा तुरंत आज़ाद हुआ देश कहता है कि हम दोनों खेमों में नहीं जाएंगे, एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन भारत ने सोवियत संघ ने कदम, हाँ ठीक है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना, संतुलन साधने की कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले में, ये चीज़ देख लीजिएगा, फैक्ट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है, वो चाहे आपका बोर्ड हो और चाहे वो आपका सीयूईटी हो। तो ब्रिटेन में सुएज नहर मामला किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन और मिस्र से संबंधित है, ठीक है। कब होता है? 1956 में। 3 चीज़ें याद रखिएगा, 1956 में होता है, ब्रिटेन और मिस्र के बीच में होता है। क्या है मामला? सुएज नहर का मामला है, ठीक है। 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कब किया? तो 1956 में ही 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम को सार्वजनिक निंदा नहीं की, ठीक है, जाहिर सी बात। अब देखिएगा, जो इसके पहले कहा गया था, कुछ कठिनाइयाँ आई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए, ठीक है, ऐसी, हाँ, हंगरी पर इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। जबकि जब ब्रिटेन ने किया था तब उसने निंदा की और उसके विरोध में आया, लेकिन जब यूएसएसआर करता है तो उसके विरोध में नहीं आता। ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रवैया अपनाया। इसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न भी समझ लीजिए। हमारे सामने जो दुश्मन खड़ा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम सीधे उससे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, उसके बगल से होकर निकल जाना। उसकी बात बुरी लगी लेकिन हमें उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि हम लड़ेंगे तो पटकनी खा जाएंगे, 100% पटकनी खा जाएंगे। तो उससे अच्छा क्या है, आप बगल से निकल जाइए। वही काम भारत ने किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट को नहीं मान रहा था, लेकिन समस्या है कि हम अभी उस हालत में नहीं हैं। हम उस समय चीन से नहीं जीत पाए तो हम यूएसएसआर से क्या जीत सकते थे, ठीक है। हमारे यहाँ खुद खाने के लाले पड़े, हम पैसे जो है हथियारों में लगाकर यूएसएसआर जैसे देश से लड़ेंगे, जीतना असंभव, ठीक है। तो हमें ना यूएसए की टेढ़ी नज़र चाहिए थी, ना यूएसएसआर की टेढ़ी नज़र चाहिए थी, इसलिए उनके किसी भी सीधे फैसले पर सीधे चैलेंज करना असंभव था और मूर्खता भरा निर्णय भी होता, ठीक है। तो इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं, राजनीति के तौर पर, कूटनीति के तौर पर, राजनीतिक मामलों के तौर पर, ठीक है, किसी भी मामले में इसको हम गलत नहीं मान सकते हैं। अब देखते हैं, ऐसी स्थिति के बावजूद कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिया है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा हुआ जब वो किसी भी अलाइन, जो नॉन अलाइन मूवमेंट यानी किसी भी पक्ष में ना जाना, ना अमेरिका की तरफ झुकना, ना यूएसएसआर की तरफ झुकना, तो उसे भारत को जब ज़रूरत पड़ती थी वो अमेरिका की तरफ चला जाता था, जब ज़रूरत पड़ती थी यूएसएसआर की तरफ चला जाता था और दोनों मदद करते थे, ठीक है। हालांकि ये ज़रूर था कि वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से अपनी कंडीशन ज़रूर रखते थे, ठीक। भारत अभी बाकी विकासशील देशों को, देखिए, भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्ष की नीति के मामले के बारे में आश्वस्त करने में लगा था। पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। अब देखिए, भारत नॉन अलाइन मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरे देश में फैला रहा है, पूरी दुनिया में फैला रहा है। जो नए नए देश आज़ाद हो रहे हैं कि नहीं, तुम्हें किसी पक्ष में नहीं जाना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अपने को मजबूत बनाइए, क्योंकि आप अगर किसी के शरण में चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ आपका शोषण करेगा, ठीक है, और शोषण से कभी किसी का भला नहीं होता है। जवाहरलाल नेहरू सबको समझाने में जुटे हुए हैं। उसी समय पाकिस्तान क्या होता है, सीधे अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई।
क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? पाकिस्तान, और पाकिस्तान अमेरिका की शरण में था। अब पाकिस्तान जो कहेगा अमेरिका वो करेगा, ठीक है। अमेरिका की मजबूरी नहीं है, लेकिन वो क्या करना चाहता है, अगर पाकिस्तान का कहना वो नहीं मानेगा तो पाकिस्तान यूएसएसआर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अमेरिका सोवियत संघ ने भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज़ था। उसी समय ऐसा हुआ कि अमेरिका सोवियत संघ की भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता कुछ बढ़ती जा रही थी, ठीक है। यूएसएसआर काफ़ी मदद कर रहा था भारत की, तो इससे भी अमेरिका गुस्सा था। तो अमेरिका का भारत से खटास होने के दो रीज़न, पहला पाकिस्तान का अमेरिका के पक्ष में जाना, दूसरा क्या था, भारत का यूएसएसआर की तरफ झुकाव होना, ठीक है। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भारत नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। नियोजित विकास किससे संबंधित था? यूएसएसआर से संबंधित था। हम लोगों ने पढ़ा था पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई थी? यूएसएसआर से प्रेरित थी। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को लग सकता था या लग रहा था कि ये सोवियत संघ के खेमे में जा रहा है। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था। अब देखते हैं आगे, ये जो नीति थी इसमें जोर आयात को कम करने में, तो हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी कि आयात को कैसे कम किया गया, टैक्सेस लगाकर, ठीक है। मान लीजिए कोई बाहरी देश है जो 50 रुपये में किसी आइटम को बना रहा है और भारत के बाज़ार में 50 रुपये में बेच रहा है, लेकिन भारत में उसी आइटम को बनाने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो 50 रुपये का सामान और 100 रुपये का सामान, और क्वालिटी के मामले में दोनों सेम हो, तो 50 रुपये का सामान ही सबसे ज़्यादा बिकेगा, ठीक। लेकिन भारत के पास मजबूरी है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 50 रुपये का सामान 50 रुपये में ही बना पाएँ। तो इसके लिए भारत ने क्या किया, भारत ने टैक्सेस लगाए। जो बाहर से चीज़ें आती थी, 50 रुपये का सामान था, उस पर उसने 100 रुपये टैक्स लगा दी, वो भी 150 का हो गया। जो इंडियन मार्केट के थे वो भी 150 के हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है। मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चला दिया और इंडिया की चीज़ें बिकने लगी, ठीक है। तो इससे क्या किया गया, बाहर से आने वाली चीज़ों को एक तरह से पुश किया गया कि आप कम से कम चीज़ें भारत में बेची जाएं। दूसरा क्या था, हाँ चलिए देखते हैं, नियोजित में कम करने पर था। इसमें संसाधन और आधार तैयार करने पर जोर दिया गया, ठीक है। इसमें संसाधन और आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी, ठीक है। जाहिर बात, भारत आज़ाद हुआ था, हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम उतनी ही चीज़ें बना पाते थे जितने की खपत भारत में हो जाती थी, ठीक है। यानी जितना ही बनाते थे मुश्किल से ही भारत में उसकी पूरी खपत हो जाती थी। यानी हम भारत की भी मांग बहुत ज़्यादा पूरी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन सीमित था। जाहिर सी बात है, ना हम किसी को सामान देंगे और ना किसी से सामान लेंगे, तो हम सीमित हो जाएंगे। हम ना समाज में निकल रहे हैं और ना समाज के किसी हिस्से को अपने घर में आने दे रहे हैं, तो हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। यानी सोशल नहीं रह जाएंगे। तो वैसा ही इसमें भी था कि भारत ना आयात कर रहा है सामानों का, ना निर्यात कर रहा है, तो आर्थिक रूप से पूरी दुनिया से अलग थलग था। अब इन सबको पढ़ने के बाद देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक वक्तव्य दिया गया है। आमतौर पर हमारी नीति ताकत ... करके इससे बचा नहीं जा सकता। ये जो वक्तव्य है ये आपकी बोर्ड के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन CUET के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वक्तव्य को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार इसको पढ़ लीजिए। ये कहाँ दिया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया, KPS मेनन की पत्र में है, ठीक है, जनवरी 1947 में। तो ये एक बार देख लीजिएगा। इन सब चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं, बस ये देख लीजिएगा मैटर क्या है, समझ लीजिएगा, और नीचे देख लीजिएगा किसने कहा है और किस संदर्भ में कहा है, कहाँ कहा है, ठीक है, और कब कहा है, ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन बनाना है, उसमें भी एक उनकी कोशिश करनी है 100 में 100 कोई ना कर पाए, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको हर चीज़ पढ़नी है। अफ्रो एशियाई एकता, अब देखते हैं हम लोग अफ्रो एशियाई एकता। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांप कर नेहरू ने विश्व के मामलों खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। जाहिर सी बात है, एशिया में देखते हैं तो भारत की स्थिति एक बहुत अच्छी, भारत जो है बहुत अच्छी स्थिति में है।
नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वरों में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रहे। एशिया अब नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मोर्चे में ही एशियाई संबंध सम्मेलन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 यानी कब 1947 में, कब 1947 के मार्च महीने, मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन हिंदी में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में का आयोजन किया था। ठीक है, जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में 5 महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत ने किसकी आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए? इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। ये भी आपको याद होना चाहिए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच, हाँ, भारत ने किससे आज़ादी दिलाई थी इंडोनेशिया को? डच से। यानी वहाँ पर किसका शासन था? इंडोनेशिया पर कौन शासन कर रहा था? डच कंपनियां शासन कर रही थी, या डच औपनिवेशिक क्षेत्र बना हुआ था। ठीक, इसके लिए भारत ने 1949 में 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था। सॉरी, औपनिवेशीकरण नहीं, अनौपनिवेशीकरण। ठीक है, यानी उपनिवेशीकरण का विपरीत का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा? 1955 में जो सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ? वो हुआ बांडुंग में। एफ्रो एशियाई सम्मेलन इसका नाम था। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है? एफ्रो एशियाई सम्मेलन, जो 1955 में हुआ था बांडुंग शहर में। ठीक है, यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में कहाँ हुआ? बांडुंग में हुआ। या बांडुंग सम्मेलन में कौन कौन से देश, कौन कौन था? एफ्रो एशियाई देश थे, सॉरी, एफ्रो एशियाई सम्मेलन था। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी। क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीयूईटी, फॉर बोर्ड एमसीक्यू। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन में ही यहाँ पर आएगा गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के पर्पज से भी, सीयूईटी के पर्पज से भी, कि जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में हुआ, सितंबर 1961 में हुआ, सितंबर 1961 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। देखिए समकालीन विश्व राजनीति अध्याय 1 चैप्टर 1 में इसकी पूरी बात की गई है। कौन कौन था वो फोटो में देखेंगे, जिनके जिनके नाम मेंशन किए गए। सबसे ऊपर वाले जो पहला पेज था, और वो सारे इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक नेता थे, मतलब के ही नेतृत्व में संपन्न हुआ था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। शांति तो थी ही नहीं, संघर्ष ही संघर्ष था। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले श्री राजगोपालाचारी को भी देख लेते हैं। वह ताकत के तीनों साधनों, संपदा, धन और जन से ही एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा है। उसकी आवाज़ को दिग्गज देशों की जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता है। ये किसका कथन है? श्री राजगोपालाचारी का है। एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में उन्होंने लिखा था 1950 में, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये सीयूईटी के पर्पज से सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्पज से नहीं है। ठीक है, ये सीयूईटी के पर्पज से एक बार पढ़ लीजिएगा। चीन के साथ शांति और संघर्ष एक बार पढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। ठीक है, दोस्ताना, तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, है ना, वो गाना सुनता, वही वाला सिस्टम चल रहा था।
चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। चीनी शुगर वाली चीनी नहीं, चाइनीज़, ठीक है। हाँ, इस क्रांति के बाद भारत चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में था। क्वेश्चन आ सकता है, चीनी क्रांति के बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? तो भैया भारत था, ठीक है। भारत अपने भविष्य को गर्त में ढकेलने के लिए ये पहली कील ठोंका ताबूत की, ठीक है। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे, ठीक है। और ये गहरे भाव गहरे घाव में परिवर्तित होते हैं। इसको देखेंगे हम लोग, ये गहरे भाव कैसे गहरे घाव पैदा करते हैं, ठीक। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगी मसलन सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम देखिएगा भाई, ऐसे इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, ठीक है। लौह पुरुष, बहुत दूरगामी सोच थी इनकी। देखिए, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भैया चाइनीज़ क्या सोच रहे हैं, इनकी मंशा क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, ठीक है। ये वही सदस्य थे, ये वही इंसान है जिन्होंने हैदराबाद को भारत में मिलाया था। भारत में हैदराबाद को मिलाना कोई छोटा काम नहीं था। अगर शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह कोई अलग देश होता, ठीक है। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है, लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बहुत दिनों में भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे, ठीक है। यानी जैसे मैं कह दूं कि मेरे घर में कभी चोर नहीं आएंगे, इसलिए गेट लगाओ ही मत। लकड़ी का वो होता ना कि एक उसका सफ़ेदा का डंडा लेकर आओ या एक बम्बू लेकर आओ उसका बांस का, और उसको लगा दो, बैरिकेडिंग की तरह उठाओ, फिर रख दो बैरियर की तरह, है ना। कि जिसको आना होगा भैया बताएगा, उठाएगा, चला आएगा, चोरी कोई नहीं करके ले जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जवाहरलाल नेहरू का, जो कि बाद में गलत साबित होता है उन्हीं के होते हुए ही। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ उन लाई, ठीक है, लाई चबाने वाला लैया नहीं, ठीक है, इनका नाम है चाउ एन लाई, ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। क्वेश्चन आ सकता है, पंचशील घोषणा किसके किसके बीच में हुई? भारत और चाइना के बीच में हुई। कौन कौन से नेता थे उसमें? भारत की तरफ से नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, और चीन की तरफ से चीन के प्रमुख चाउ एन लाई थे। ये कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को हुई थी, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपके CUET और बोर्ड दोनों पर्पज से इम्पोर्टेंट है। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। अब देखते हैं ये घाव कैसे बन रहा है। चीन का आक्रमण 1962, ठीक है, चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आई, ठीक है। देखते हैं खटास का कारण। सबसे पहले ऐसे थोड़ी है गुस्सा जब मन हुआ आक्रमण कर दे, उसके पीछे एक बैकग्राउंड तैयार हुआ था, उस बैकग्राउंड को देखते हैं। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। भारत का पड़ोसी तिब्बत, तिब्बत का पड़ोसी चाइना, दोनों के बीच में एक तरह समझ लीजिए बफर स्टेट का काम तिब्बत कर रहा था। इससे भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक रूप से जो मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने ये देख लीजिए, ये भारत है, ये चाइना है और ये हमारा पूरा तिब्बत है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। किस कदम का? थोड़ा देख लेते हैं पीछे क्या लिखा था सेंटेंस। हाँ, वह खत्म हो गया। शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे तैसे सामने आने लगी, वैसे वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा, क्वेश्चन आ सकता है तिब्बत के धार्मिक नेता कौन है? तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा है।
ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में, कब 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। भारत ने दलाई लामा को कब शरण दी, तो 1959 में शरण दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन के विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। ठीक है, यहीं से अब एक भूमिका तैयार होनी शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ। देखते हैं कौन सा सीमा विवाद था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा रेखा का मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जाएगा। भारत क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन ने जो सीमा रेखाएं बना के गई हैं उसी को माना जाएगा। चाइना कह रहा है वो लोग चले गए, अंग्रेज चले गए, तो हम उनकी सीमा रेखाओं को क्यों माने। ठीक है, मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भूक्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके कौन कौन से थे। पहला था जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले हिस्से से अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन क्या है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा, ठीक है, नेफा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेफा का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेफा या हिंदी में से उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन के इलाके पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन कौन सा, हमारा तिब्बत और चाइना से लगा हुआ एरिया। ठीक है, और उस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सड़क बनाई। ठीक है, सबसे पहले उसने सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी लंबी चर्चाएं और बातचीत चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सीमाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई है, वही झड़प जैसी झड़प हम लोग आजकल सुनते हैं, अभी भी ऐसी झड़पें चल रही हैं। यहाँ भी एक वक्तव्य दिया हुआ, इसको पढ़ लीजिएगा, किसके द्वारा दिया गया, कहाँ दिया गया, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समकालीन विश्व राजनीति के पहले अध्याय में क्यूबा का मिसाइल संकट, हम लोग जैसे ही समकालीन विश्व राजनीति का पहला चैप्टर खोलते हैं, पहले चैप्टर के पहले पेज में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो क्यूबा मिसाइल संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना की याद है? याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो एक बार याद कर लीजिएगा उसको। फिलहाल वो चैप्टर डिलीटेड है अभी आपके बोर्ड में, लेकिन CUET में आएगा। जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तनातनी से पैदा संकट की तरफ लगा हुआ था, ठीक है, उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर तेजी से व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन बन सकता है 1962 के अक्टूबर में पहले हफ्ते पर किस पर उसने विजय प्राप्त की या कब्जा किया, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। पहला तो क्या कब था, अक्टूबर में था, दूसरा नवंबर महीने में हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, लेकिन पूर्वी में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई। ठीक है, आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और चीन की सेनाएं उस मुकाम पर लौट गई जहां वे हमले के पहले वक्त में तैनात थी। ठीक है, अब देखते हैं चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों को ही धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। ठीक है, ठीक है, चीनी युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। क्योंकि चीन से भारत हार चुका था। हार का कारण ये था कि हम लोग अपने रक्षा बजट में बहुत कम पैसे लगा रहे थे। हम लोग अपने देश के विकास में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, जबकि चाइना अपने देश के बजट में
युद्ध के लिए वो हमेशा, चूँकि उसकी जो नीति है वो चलिए छोड़िए, वो शब्द नहीं याद आ रहा है, आगे चलिए, आ जाएगा तो बात करेंगे उस पर, ठीक है। हाँ, तो भारत जो है अपने रक्षा बजट पे कम से कम पैसे खर्च कर रहा था, जबकि चाइना अपने रक्षा बजट में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहा था, ठीक है। उसकी मंशा बहुत पहले से डिसाइड थी कि मुझे अपने आसपास के जितने भी देश हैं सब पर कब्जा करना ही करना है, ठीक है। जैसे पहले उसने तिब्बत पर कब्जा किया, अब उसकी नज़र भारत पर थी, ठीक है। साम्राज्यवादी नीति कहते हैं, ठीक है। हाँ, सरकार के सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा, ठीक है। ये देखिए भैया, सोवियत संघ जो भारत का बड़ा हिमायती माना जाता है, इस मामले में तटस्थ बना। तटस्थ मतलब का मतलब होता है दोनों की तरफ से ना बोलना। क्यों? क्योंकि चीन जो है वो साम्यवादी देश था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, इसलिए वो चीन के खिलाफ नहीं बोल सकता था, ठीक है। चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र भावना की बलवती हुई। जाहिर सी बात है, जिस वर्ग पर आप हमला करेंगे वो वर्ग अपने आप एक हो जाएगा। जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ऐसे हर कोई हम पर हमला करता रहेगा, और इसकी वजह से लोग थोड़ा डरे, और उस डर ने लोगों को संगठित किया और एकता की सूत्र में बांधने का काम किया, ठीक है। राष्ट्र भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया, ये बड़ी बात होती है, ठीक है। हमें पता है हम अपनी गलती से नहीं आ रहे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, उसके बाद भी हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद भी कमांडर का इस्तीफा देना ये बताता है कि हम लोग अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई बड़ी घटना की जाती है, बड़े लेवल पे काम होता है, नेता सिर्फ मोटिवेट करता है, लेकिन अगर उसके बाद असफलता होती है तो उस नेता को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे ये जो फॉलोअर्स हैं इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी थी, मैंने जितना जो कहा उन्होंने उतना किया, ठीक है। एक अच्छा नेता हमेशा अपनी गलती मानेगा, जबकि एक बेकार नेता क्या करेगा, वो सारी गलतियाँ अपने फॉलोअर्स पर मर देगा। अगर तुमने ये ना किया होता तो मैं आज ये इसका परिणाम बदल चुका होता, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये बता रहा था कि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, ठीक है। अभी भी अच्छे लोग अभी जिंदा थे, उस समय अच्छे लोग जिंदा थे, हालांकि अभी भी कई सारे अच्छे लोग जिंदा हैं, ठीक है। सैन्य कमांडर ने इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नज़दीकी और सहयोगी तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, ठीक है। नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को स्वयं समय रहते न भांप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई, ठीक है। किसी की आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन उस परिस्थिति में खड़े होकर उस परिस्थिति से निपटना बड़ी बात है, ठीक है। किसी की ऐसे ही आलोचना नहीं करनी चाहिए, पहले आपको परिस्थिति को देख लेना चाहिए, ठीक है। हर कोई अपने इमेज को अच्छे से अच्छा बनाए रखना चाहता है, ठीक है। जानबूझ कोई अपनी इमेज को धूमिल नहीं करना चाहता। पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। इसके पहले तक क्या था, कांग्रेस का प्रभुत्व पूरे देश में था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, हर जगह सिर्फ कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन ये वो समय था जब इनसे अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया गया। लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उपचुनावों में पटखनी खाई, ठीक है। पहले कांग्रेस कभी नहीं हारती थी, लेकिन अब कई सारे उपचुनावों में वो हारने लगी। ये एक संदेश था कि अब कांग्रेस का पतन यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब कांग्रेस ने अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। लोकसभा में पटखनी के देश का राजनीतिक सामानस बदलने लगा था, ठीक है। पहले कांग्रेस ही देश भारत था और भारत ही कांग्रेस थी, लेकिन अब ये बदल रहा था, ठीक है। अब देखें पीछे कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लद्दाख की बात हुई थी। हाँ, ये लद्दाख की बात हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट है।
जो जो लिया गया है। यह मध्य एशिया का मशहूर पठार है। 1954 जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह शामिल थी कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीन की दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो भारत ने कहा कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तो इसका मतलब चीन ने क्या निकाला कि हम जो तिब्बत पर अपना दावा पेश कर रहे हैं भारत उसको एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, 1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 1956 में चीन का शासनाध्यक्ष कौन था? चाउ एन लाई था। भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ आगे की बहुत सारी बातें हैं। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह कब हुआ? तो 1958 में। ठीक, व्हाट हैपेंड, ये चीज़ से बड़ा परेशान है। ठीक है, 1958 ये है। फिर अगला आता है तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार कर भारत में प्रवेश किया। 1950 में भारत में शरण मांगी। ठीक है, इस पर चर्चा हो चुकी है। 50 साल में संख्या बदली। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा इनके शरणार्थियों की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, सबसे बड़ी बस्ती कहाँ पर है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, दलाई लामा फला फला फला। चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। अब इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक बार इसको आराम से दिखा दें, आप लोग देख लीजिएगा आराम से, वीडियो को धीमी करके देख लीजिएगा या पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। देख लीजिएगा धीरे धीरे, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। कुछ आगे 1962 के बाद भारत और चीन संबंध के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें देख लीजिएगा 1970 में दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो सके। ठीक है, शीर्ष नेता के तौर पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी, वे तब विदेश मंत्री थे। याद रखिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी चाइना जाते हैं 1976 में, तब वो विदेश मंत्री होते हैं। 1979 में चीन के दौरे पर गए। नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। ठीक है, दो प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। पहले कौन थे? राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, विदेश मंत्री के पद पर थे। तब वो शीर्ष नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी चाइना गए थे। ये मसला हो गया। ये पिक्चर का देख लीजिएगा। इस पिक्चर से क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो मुश्किल ही है, मुश्किल का 99% है कि नहीं आएगा। CUET में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। हकीकत मूवी है कोई। ठीक है, अब इधर देखते हैं। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। ठीक है, इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और के अंदर बड़ी उठापटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा किधर रहा? भाकपा में ही रहा। उसने कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ाई। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और वह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नज़दीकी के खिलाफ था। यानी भाकपा दो भागों में बट गया, एक चीनी सपोर्टर और एक चीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो चीन के अगेंस्ट थे वो कांग्रेस में आ गए, जो चीन के सपोर्ट में थे वो कहाँ चले गए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 1964 में टूट गई। ठीक है, अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो पार्टों में टूट गई है। इस पार्टी के भीतर में जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM माकपा बनाई। चीन युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी अपने देश के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। हमारी विचार अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश उन सब में सर्वोच्च होना चाहिए। चीन के साथ हुई युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। ठीक है,
चीन के साथ हुए युद्ध ने बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश और उसके पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमें उधर भी डेवलपमेंट करना होगा, उधर भी ध्यान देना होगा, उधर भी सशस्त्र सेनाएं भेजनी होंगी। ठीक है, यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग थड़क पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नई तरतीब से ढालने की कोशिश शुरू की गई। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। ये देखिए, इसी युद्ध के बाद नागालैंड को प्रांत का दर्जा, प्रांत यानी स्टेट का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बने रहे, लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। ठीक है, इसके पहले वहाँ पर विधानसभाएं नहीं थी। विधानसभा मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर विधायक बैठते हैं। विधायक कौन होते हैं? जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ी होंगी। जिसने पढ़ी थी ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी थी पढ़ने मत चले जाइएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। ठीक है, चाइना ख़त्म हुआ, पाकिस्तान स्टार्ट हुआ। पढ़ते हैं, कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आप इस विवाद के बारे में 8वें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। पहले अध्याय में थोड़ा बहुत पढ़ा है, 8वें अध्याय में बढ़िया बिंदास रूप से अच्छे से पढ़ेंगे। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा। कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम है। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किया कि बंटवारे के समय जो महिलाएं अपहृत हुई थी उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाई जा सके। अपहृत यहाँ मतलब किडनैप हुई थी। ठीक है, एक तो हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं आती है। अपहृत का मतलब होता है किडनैपिंग। ठीक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल विवाद कैसे सुलझा? तो ये किसकी मध्यस्थता से सुलझा? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से सुलझा। नेहरू और जनरल अयूब खान, ठीक है, नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन आएगा नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1960 में किए। दूसरा आ सकता है सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में जो हस्ताक्षर हुए वो किन के बीच में हुए? तो नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच में हुए। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा है। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हम लोग देखते हैं 1964 में, ये इधर मैंने कहीं लिख रखा था, चलिए 1964 में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं 1964 से 1966 तक के लिए। ये लाल बहादुर शास्त्री पीएम बनते हैं भारत के। ठीक है, 2 साल के लिए। उसके बाद ताशकंद में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी पर एक मूवी बनी है ताशकंद करके, कोई भी एक मूवी है जिसमें मिथुन वगैरह हैं, ताशकंद फाइल है ना, एक बार उसको देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है। तो इससे आपका पॉलिटिकल साइंस में जो अगर इंटरेस्ट रखते हैं उनको और मजा आएगा पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने में और उस मूवी को देखने में। चलिए देखते हैं। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। कहाँ सैनिक हमला बोला? गुजरात के कच्छ इलाके के रण में सैनिक हमला बोला। किसने? 1965 में पाकिस्तान ने, अप्रैल के 1965 में। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए CUET के उससे। हालांकि बोर्ड में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उसने
अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता को उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने का आदेश दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। ठीक है, इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ताशकंद समझौते में किसने भूमिका निभाई? सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। जबकि इसके पहले किसने भूमिका निभाई थी? इसके पहले जो भूमिका निभाई थी संयुक्त राष्ट्र संघ निभाई थी ना। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर थे। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत में कठिन आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बोझ पड़ा। जाहिर सी बात है, जब हमारे किसी से युद्ध होता है हम जीतें या हारें, लेकिन नुकसान में अगले पक्ष का भी होता है और मेरा भी होता है। ठीक है, बांग्लादेश युद्ध 1971 हम लोग देखेंगे। बांग्लादेश युद्ध 1971। 1970 में पाकिस्तान व्हाट हैपनिंग। ठीक है, 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। ठीक है, पहले आम चुनाव हुआ, उसमें खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी थी। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान। ठीक है, जबकि मुजीबुर रहमान की पार्टी, क्वेश्चन आ सकता है जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी का नाम क्या था? अभी आगे दिया जाएगा। मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या है? आवामी लीग। ठीक है, ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल कर ली। क्वेश्चन आ सकता है मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था? तो आवामी लीग था। पहले आम चुनाव में इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। किधर से? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से कौन कर रहा था? जुल्फिकार अली भुट्टो। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बर्ताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता मतलब समझिए, पहले बंगाल पूरा बंगाल था, अंग्रेजों ने उसे क्या किया? दो भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो आज का जो बंगाल है वो हमारा पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है, इसीलिए उसको हम लोग पश्चिम बंगाल कहते हैं। जो पूर्वी बंगाल था वो बाद में पाकिस्तान के पास चला जाता है और वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता है। ठीक है, आज के टाइम पे वही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने की जो प्रक्रिया है, जो उसके पीछे जो इतिहास है, अब उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कारण थे, क्या राजनीतिक कारण थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। होता क्या है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, उधर पूर्वी पाकिस्तान बनता है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान अपने आप को श्रेष्ठ मानता है पूर्वी पाकिस्तान से। ठीक है, तो जब तक पहला आम चुनाव नहीं होता है, पश्चिमी पाकिस्तान पूरी तरह से हावी रहता है और वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान से एक दोयम दर्जे का या हाशिए पर रखकर सारे काम करता है। उनकी कहीं नहीं सुनी जाती है, ना उनके विकास की बात की जाती है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी डिसअपॉइंट रहते हैं। ठीक है, गुस्से में रहते हैं। और जब पहला आम चुनाव होता है तो उसमें मुजीबुर रहमान एक अवामी लीग पार्टी बनाते हैं और खुद लड़ते हैं और अच्छी जीत हासिल करते हैं। लेकिन
बहुमत होने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाए, सॉरी राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए एग्री नहीं होते हैं पश्चिमी पाकिस्तान वाले। अब इसी के बाद ये सारी बातें स्टार्ट होंगी। पाकिस्तान की बंगाली जनता क्यों? क्योंकि ये बंगाल से ही कटकर बना था, ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। आवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन वे इस मांग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, एक तो बेचारे जीते भी, अब उनको नेता भी नहीं बनने दे रहे हैं, न राष्ट्राध्यक्ष बनने दे रहे हैं। वो बेचारे कह रहे हैं ठीक है मुझे एक परिसंघ बनाने दीजिए, परिसंघ भी नहीं बनाने दिया और उसके ऊपर से गिरफ्तार भी कर लिया। ठीक है, तो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, गिरफ्तार कर लिया और पूरी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूरी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अगले चैप्टर में हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बात पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी क्यों कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी नहीं कहते हैं, पहली महिला पीएम, और जिस तरह से वो पीएम अपने एक होता है ना कि आपकी इच्छा शक्ति, और उस इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक निर्णय क्षमता होनी चाहिए, है। तो वो क्षमता हमें किस में देखने को मिलती है? इंदिरा गांधी में देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं छेड़ा 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ झेलना पड़ा। वहाँ पर संघर्ष चल रहे थे, पूरी पश्चिमी पाकिस्तान से सेनाएं आ रही थी, उन लोग का शोषण कर रही थी, तो वहाँ से सभी लोग भाग भाग कर इंडिया में आ रहे थे। सोचिए 80 लाख शरणार्थियों का नाम बताया जा रहा है, 80 लाख से कहीं ज़्यादा आए थे। ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर लोग आए थे शरणार्थी के रूप में भारत में, जिसकी वजह से भारत के पास खुद खाने के लाले पड़े हुए थे और बांग्लादेश से लोग पूरी पाकिस्तान से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे। ठीक, अब इंडिया यहीं पर एक पंच देता है, उस पंच को देखेंगे। ये शरणार्थी पूरी पाकिस्तान भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। ठीक है, पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कर रहा था और तोड़ भी दिया, ऐसा नहीं कोशिश ही कर रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की मदद मिली। अब देखिए इधर, पाकिस्तान को अमेरिका और चीन की ने मदद की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण नया रूप ले रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय कौन था? रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के 1971 में शांति और मित्रता की 20 वर्षीय वार्षिक संधि पर दस्तखत की। देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट का फ़ायदा देखिए, हम खाना के जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा, हमने अमेरिका से मदद ली, अमेरिका ने मदद की अपनी शर्तों पर मदद की। ठीक है, उसके बाद हम लोग हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में है, तो मेरे पास अब दूसरा रास्ता कौन सा ओपन है? यूएसएसआर का। लेकिन यूएसएसआर ऐसे ही नहीं मान लेता है। यहाँ पर देखिए अमेरिका पाकिस्तान चीन की दूरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि, कितनी वर्षीय? 20 वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। ठीक, महीनों राजनीतिक तनाव और राजनयिक को इंग्लिश में डिप्लोमेटिक कहते हैं। ठीक है, महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य
तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उसकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। ठीक है, 10 दिनों के अंदर उसने सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देता है और फिर वहां से भारत चला आता है। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इससे अमन की बहाली हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है शिमला समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को हुआ। ठीक है, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में कौन सा समझौता होता है? तो शिमला समझौता होता है। ठीक है, ये ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कारगिल संघर्ष के बारे में कुछ दिया गया है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके CUET और बोर्ड दोनों के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य पराक्रम प्रबल हुआ है। ठीक है, इसी के पहले हम लोग देख रहे थे जब भारत चाइना से हारता है तो सभी लगभग डिमोटिवेट हो जाते हैं और कांग्रेस की काफ़ी आलोचना करते हैं। नेहरू की भी काफ़ी आलोचना होती है। कांग्रेस कई जगह से अपने चुनाव हारती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान से जीतता है वैसे ही चीज़ें फिर से पलट जाती हैं। लोग उत्साह से भर जाते हैं और अपने आप में फिर से कांग्रेस का वर्चस्व फिर से हावी हो जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी को लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी के बहुमत से जीती। ठीक है, इसके चाइना में क्या हुआ? चाइना युद्ध के बाद क्या हुआ था? कई जगह से हारी, लेकिन पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या हुआ? कई जगह से जीती। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई थी। हाँ, यहाँ पर भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, 1951 से शुरुआत होती है, योजना आयोग का गठन होता है, पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू आती है, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, चूँकि उसके पहले भारत 2 युद्ध कर चुका होता है। ठीक है, 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन के पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खास तौर से रक्षा क्षेत्र में लगने पड़े। मैंने पहले ही बता दिया था, जब चाइना से भारत हारता है उसके बाद भारत क्या करता है? अपने रक्षा बजट में पैसे ज़्यादा लगाता है, रक्षा बजट का परसेंटेज बढ़ाता है और अपने यहाँ हथियारों पर थोड़ा ज़्यादा खर्च करता है। भारत को अपने सैन्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, रक्षा उत्पाद विभाग 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग क्वेश्चन आ सकता है कब बना? 1962 में। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, ठीक है, की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966 पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार 3 एक वर्षीय योजना अमल में लाई गई। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन बनेगा पंचवर्षीय योजना कब टूटती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल तक लगातार एक एक वर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना 3 साल बाद चलाई जाती है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हो चुकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब भारत की परमाणु नीति समझ लेते हैं भैया। भारत की परमाणु नीति क्या है। इस दौर में एक खास बात थी कि भारत का परमाणु विस्फोट, भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। क्वेश्चन आ सकता है भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। ठीक है, जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया जब हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला होता है उसके बाद पूरी दुनिया ऐसा हथियार बनाना चाहती है, लेकिन भारत क्या कहता है कि हमें शांतिपूर्ण ढंग से रहना है। लेकिन इसके 2 कारण हमेशा होंगे, एक तो इससे हमको एनर्जी मिलेगी और दूसरा क्या होगा, अगर दोबारा किसी ने युद्ध का नाम लिया तो भैया हम सीधे आपके ऊपर परमाणु हथियार छोड़ देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दोनों देश डरे सहमे रहते हैं। भाई शीत युद्ध में अमेरिका और रशिया के बीच लड़ाई क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर किसी एक ने भी परमाणु हमला किया तो दोनों तरफ से परमाणु हमले शुरू होंगे और फिर दोनों देशों में कुछ नहीं बचेगा, दोनों देश छोड़िए दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। ये सबको पता था, इसीलिए शीत युद्ध नहीं होता है। तो भारत ने भी इसी चीज़ को देखा कि अगर मेरे पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो पाकिस्तान फिर से हमला करेगा, चाइना फिर से हमला करेगा, पता चला अमेरिका फिर से हमला कर रहा है, तो इससे अच्छा एक परमाणु बम बना के रख लो, लोगों को दिखा दो कि हमारे पास परमाणु बम है। अगर हमारे पास परमाणु बम फेंका गया तो हम भी आपके ऊपर फेंक सकते हैं। ठीक है, परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। क्वेश्चन आएगा किसके निर्देशन में होनी थी, होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे। ठीक है, उन्होंने महाशक्ति पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया था। बहरहाल परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। ठीक है, साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 यानी 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। क्वेश्चन आ सकता है चाइना ने परमाणु परीक्षण कब किया, 1964 में। अणु शक्ति संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ये जितने भी देश के नाम लिए गए ये क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सदस्य भी थे। दुनिया के अन्य देशों पर 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। इन्होंने क्या किया, ये सभी परमाणु हथियार संपन्न देश बन चुके थे। अब ये नहीं चाहते थे कि दुनिया का और भी कोई देश ऐसा हो जिसके पास अपने खुद के परमाणु हथियार हो। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, परमाणु अप्रसार संधि हर देश पर थोपना चाहा। ठीक है, भारत हमेशा इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया है। भेदभावपूर्ण मानता क्या है, भेदभावपूर्ण था ही। ठीक है, भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। भारत ने जब अपना भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। ठीक है, शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि यह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों से इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन आएगा अरब इजराइल युद्ध कब हुआ, तो अरब इजराइल युद्ध 1973 में हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि आप 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे, इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल हड़ताल भी हुई थी।
ठीक है, आगे आते हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच विदेशी नीति के बारे में छोटे छोटे मतभेद जरूर थे, लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण हम देखते हैं कि 1972 टू 1971 के बीच जब भारत में 3 युद्धों का सामना किया और उसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई, विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही। ठीक है, अब देख लेंगे भारत का परमाणु कार्यक्रम, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया तो भारत ने इसका विरोध किया। उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत ने 1998 में मई पर परमाणु परीक्षण किए। ठीक है, फिर है भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि विश्व राजनीति में भारत के समीकरण कैसे बदले। 1970 के बाद कई दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1970 के बाद 1977 के बाद के दौर में कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इस दौर में विश्व राजनीति में भी नाटकीय बदलाव आ रहे थे। इनका भारत के विदेशी संबंधों पर क्या असर पड़ा? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस सरकार ने घोषणा की कि सच्ची गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया जाएगा। इसका आशय यह था कि विदेश नीति में सोवियत संघ के प्रति आए झुकाव को खत्म किया जाएगा। इसके बाद की सभी सरकारों ने कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने और अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने की पहल की। भारतीय राजनीति में आमतौर पर चलने वाली बहसों में भी भारत की विदेश नीति को विशेष तौर पर 2 संदर्भों में देखा जाता है। एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख और दूसरा भारत अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में। 1990 के बाद भारत के दौर में अमेरिकी समर्थन विदेश नीति को अपनाने के लिए शासन के दलों की आलोचना हुई। जाहिर सी बात है 1991 में USSR पूरी तरह से टूट जाता है और रशिया का जन्म होता है ना, और USA एक ध्रुवी के रूप में यानी विश्व में सबसे बड़ा नेता बन के उभरता है और दुनिया 2 ध्रुवी से 1 ध्रुवी हो जाती है और उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो भारत ने भी किया। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। हाँ, ये चीज़ देख लीजिएगा, विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये चीज़ रट के रख लीजिए, कहीं भी आता है तो विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें कोई दोस्ती कोई यार नहीं होती है। रशिया ने हमारी मदद की तो रशिया ने भी 20 साल के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया, उसने अपनी शर्तें मनवाई। अमेरिका ने भारत को अनाज दिया तो उसने भी अपनी शर्तें मनवाई। ठीक है, किसी ने भी किसी की मदद फ्री में नहीं की। ठीक, तो जब हमें ज़रूरत थी तो हमने अपने हिसाब से अपने विदेश नीति में परिवर्तन किए। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, लेकिन 1990 के बाद से रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हुआ है। जाहिर सी बात है शीत युद्ध में वो हार जाता है, दुनिया 2 ध्रुवी से 1 ध्रुवी हो जाती है, USA एक ध्रुवी राष्ट्र बन जाता है और USSR खत्म हो जाता है। इसी कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिकी समर्थक रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों का जोर ज़्यादा है। इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाए गए विकल्पों पर पड़ा है। इसके साथ ही साथ इस अवधि में भारत पाक संबंधों में भी कई नई बातें जुड़ी। कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य मसले के तौर पर कायम है, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों देशों ने कई प्रयास किए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों की एक दूसरे के देश में आवाजाही और पारस्परिक आर्थिक सहयोग को दोनों देशों ने बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई है? ठीक है, यह हाल के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल इन सारे प्रयासों के बावजूद 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे माहौल में शांति प्रयासों को धक्का लगा, लेकिन स्थायी तौर पर अमन कायम करने के लिए प्रयास जारी हैं। और यहीं से यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर शायद शाम तक हम आपको अपलोड करके दे दें। ठीक है, तो वीडियो देख